डॉक्टर रचना भारती है, MD आयुर्वेदा। तो हमारी ये बहुत सौभाग्य की बात है कि बहुत हमारा ये सुंदर सा प्रोग्राम था स्टूडेंट ऑफ द ईयर और सूर्य नमस्कार कंपटीशन के लिए, प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन के लिए। तो ये और थोड़ा सा हमें समय इन्होंने दिया है, धन्यवाद मैम आपका। तो ये कुछ क्वायरीज हैं लाइफस्टाइल डिजीज को लेके, क्वेश्चन आंसर है मेरे स्टूडेंट्स के। मैम प्लीज थोड़े से उनको लाइफस्टाइल डिजीज या कुछ ऐसी डिजीज जो क्वेश्चन करना चाहते हैं, आप थोड़ा सा उनको इन चीज़ों के बारे में बताइए। मेरे स्टूडेंट्स क्वेश्चन करेंगे, वन बाय वन आप अपने क्वेश्चंस कर सकते हैं, मैम आपके क्वेश्चन का आंसर करेंगी, ठीक है। माइक पास। हेलो मैम, मुझे ना क्वेश्चन पूछना था, जैसे आजकल लेडीज़ में ये हार्मोनल इश्यूज रिलेटेड PCOD, PCOS वगैरह ऐसे रिलेटेड प्रॉब्लम बहुत आ रही है। तो जो मेनोपॉज हो गया, प्री मेनोपॉज हो गया, ये लाइफस्टाइल ऐसा हमारा बना हुआ है कि ये बहुत जल्दी आ रहा है। पहले हमारे मदर्स में हमने देखा है वो 50s में जाके, अब आफ्टर 50s में होता था, तो अब 40 भी हम क्रॉस नहीं कर रहे हैं, वो प्री मेनोपॉज भी आ रहा है सिम्टम्स, 40 क्रॉस करते ही मेनोपॉज आ रहा है, प्लस अपना भी हो गया और हमारी बेटियों का भी हो गया, डॉटर्स रिलेटेड भी, कि इतनी जल्दी वो मतलब पीरियड्स वगैरह हो गई, बहुत जल्दी ये सब हो रहा है, एडल्ट में बच्चे हो रहे हैं। तो आप क्या मतलब सजेस्ट करोगे, क्या लाइफस्टाइल अपनाना चाहिए, क्या प्रिकॉशंस लेने चाहिए कि भाई एक हेल्दी लाइफस्टाइल के लिए, बच्चों के लिए, गर्ल्स के लिए, लेडीज़ के लिए, जो मतलब इतनी फेस कर रहे हैं वो इतना ज़्यादा ना हो, थोड़ा सा हम डिलेज कर सके उस प्रॉब्लम को थ्रू आयुर्वेदा। तो बहुत अच्छा क्वेश्चन किया इन्होंने, ये भी लाइफस्टाइल डिजीज को लेके, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है बेटा आपका, ठीक है। मैं चाहती हूँ कि 2-4 क्वेश्चन आप इनके एक साथ ले लें, तो मैं फिर सबका एक साथ आंसर कर दूँ। तो मैम मैं आजकल फील कर रही हूँ, जैसे मुझे पीरियड्स होते हैं ना, तो उससे पहले मैं काफ़ी डिप्रेस फील करती हूँ, पता नहीं क्या प्रॉब्लम है क्या नहीं है, और पीरियड्स आने के में भी 10-12 दिन तक मैं बिल्कुल लो हो जाती हूँ, एनर्जी मेरी बिल्कुल वीक हो जाती है। तो इसको लेके थोड़ा मेरा क्वेश्चन था कि मुझे अपनी लाइफस्टाइल में क्या ऐसा चेंज करूँ, मैं अपनी डाइट क्या चेंज करूँ जिससे थोड़ा सा ये मेरा प्रॉब्लम क्योर हो सके। और किसी का क्वेश्चन है बेटा, लीजिए। हेलो मैम 40+ के बाद लेडीज को ऑस्टियोआर्थराइटिस की भी प्रॉब्लम हो जाती है, तो उसके लिए क्या क्योरेबल है कि क्योर हो सकता है कि नहीं हो सकता है? काफ़ी लेडीज चल भी नहीं पाती हैं, ना उठ सकती हैं, ना बैठ सकती हैं, उसके लिए भी थोड़ा सा बताइएगा। अभी आप लोगों ने मुझसे कुछ क्वेश्चन पूछे हैं पीरियड्स के रिगार्डिंग, कि हमें PCOD हो जा रहा है या 40 एज से पहले हमें मेनोपॉज हो जाता है, ये सब क्यों हो रहा है। पहली बात तो इसमें कुछ चीज़ें समझने की है, ये होती क्यों हैं, तो मैं बताऊंगी कि लाइफस्टाइल में हम लोग क्या चेंजेस कर सकते हैं जिससे हमें इम्प्रूवमेंट हो इन सब चीज़ों में। पहली बात तो जो PCOD का केस होता है उसमें होता क्या है कि जब गर्ल चाइल्ड मदर की वॉर्म में रहती है, गर्भ में रहती है, तो उस समय ही उनको एग्स दे दिए जाते हैं कि ये एग्स आपके, जब आपको मेनार्ज होगा, पीरियड्स स्टार्ट होंगे, तो ये एग्स डेवलप होना शुरू होंगे और फिर जब तक ये डेवलप होते रहेंगे 55 एज तक ये फिनिश हो जाएंगे। मगर अभी क्या होता है कि लोगों को लाइफस्टाइल इस तरह से हो गया है कि ये हमारे जो एग्स होते हैं वो रिलीज तो होते हैं मगर वो मेच्योर नहीं होते। जैसे आपने बहुत सारे पेड़ देखे होंगे जिनमें फल लगते हैं पर वो फल पकते नहीं हैं, तो सेम कंडीशन PCOD में होती है कि हमारे जो फॉलिकल्स होते हैं, जो एग होते हैं फीमेल्स में, वो बड़े तो होते हैं मगर वो उस लेवल तक नहीं पहुंचते हैं कि वो मेच्योर हो जाए। इसलिए जो पीरियड्स होते हैं वो एनओव्यूलेटरी साइकिल कहते हैं, उनमें ओव्यूलेशन नहीं होता है, बस जो बॉडी में चेंजेस होते हैं उसकी वजह से हमारी एंडोमेट्रियम थिक हो जाती है, जो बच्चेदानी होती है उसके अंदर की जो लेयर होती है, और फिर वो पीरियड्स हो जाते हैं। तो PCOD बेसिकली ये इस तरह से हुआ। और जो अर्ली मेनोपॉज में बताया, एग्स हमारे जल्दी यूटिलाइज हो जाते हैं, उसका एक रीज़न ये है कि बहुत सारे लोग IVF करवाते हैं, IUI करवाते हैं। तो नेचर ने हमें, गॉड ने हमें ये बताया है कि हमें हर महीने एक जो फल है, एक जो फॉलिकल है वो मेच्योर होना चाहिए। पर जब हम IVF या IUI करवाते हैं तो वो मेडिसिन से इंड्यूस कराते हैं, तो उसमें एट अ टाइम आपके
कम से कम 10-15 एग्स एक साथ मैच्योर होते हैं, तो उसमें हमारा जो एग्स का जो रिजर्वायर होता है वो खत्म हो जाता है, उसकी वजह से हमें मेनोपॉज जल्दी हो जाता है। मतलब ये हमारा लाइफस्टाइल का प्रॉब्लम तो है ही, मगर जो हमारी मॉडर्न साइंस की मेडिसिन्स हैं वो भी हमारी बॉडी पे एडवर्स इफेक्ट डालती हैं। हाँ, मतलब मैम आप कहना चाहते हो IUI और IVF जो भी कराएगा, मतलब उनको ये प्री मेनोपॉज जल्दी आएगा ही आएगा? हाँ, इसके होने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं, बहुत ज़्यादा, क्योंकि हमारे जो एक्स का है उन्होंने काउंट ही कम कर दिया ना, क्योंकि उसके अकॉर्डिंग चल रहा है। और ये जो एक्स है इसकी वजह से ये हमारे बॉडी में हार्मोन बैलेंस करते हैं बेसिकली। तो जब तक हमें पीरियड्स चलते हैं हमारी बॉडी में बेसिकली जो एस्ट्रोजन हार्मोन है, जो प्रोजेस्टेरोन हार्मोन है, ये सब बैलेंस चलता रहता है। और जैसे हमारे एक लेडी यूथफुल तब लगती है जब आपकी बॉडी में एक गुड हार्मोन का बैलेंस चले, एस्ट्रोजन हार्मोन अच्छा हो। और जैसे ही आपका मेनोपॉज शुरू होता है तो आपका जो एस्ट्रोजन हार्मोन होता है उसका विड्रॉल हो जाता है। उसकी वजह से वो एस्ट्रोजन हार्मोन है जो आपकी बोन्स को हेल्दी रखता है, कैल्शियम को स्टोर करता है। तो जब एस्ट्रोजन का विड्रॉल हो गया तो आपको ऑस्टियोआर्थराइटिस हो जाता है। ऑस्टियोआर्थराइटिस का मतलब ये है कि जो आपका कैल्शियम का डिपोजिशन है वो जिसकी वजह से हो रहा था हमारी बॉडी में स्टोर, वो डिस्टर्ब हो गया। इसीलिए लेडीज़ को ही ये प्रॉब्लम होती है। उसका सोल्यूशन सिर्फ इतना है कि हमारी बॉडी में मसल्स होनी चाहिए, फैट नहीं होना चाहिए। मसल मास इंक्रीज, इसलिए कहते हैं कि योगा हम सीख रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, मगर जितना ज़्यादा योगा की आवश्यकता है, फिजिकली एक्टिव की ज़रूरत होती है, वो 40+ लेडीज़ को ही होती है। क्योंकि हमारी बॉडी जैसे आप की एक रजाई या उसमें रुइयाँ इकट्ठी हो गई तो वो आपको कुछ नहीं देगी आपका साथ, तो आपको उसको एक प्लेन लाना पड़ेगा। आपके जो बोन्स को सपोर्ट देंगे आपके मसल्स देंगे, तो आपको वो मसल्स डेवलप करनी पड़ेगी, अपनी बॉडी में से वो फैट हटाना पड़ेगा, तब जाके आपको। इसीलिए जब आप 40+ जितनी भी लेडीज़ आप देखिए, चाहे वो फिल्म इंडस्ट्री में हो या जो स्पोर्ट्स में हो, वो जो अपनी फिटनेस पे ध्यान देती हैं, एक्सरसाइज करती हैं, वो अपनी जो हार्मोन इम्बैलेंस को बैलेंस कर लेती हैं। क्योंकि हम अपनी तरफ से सब लोग अच्छा ही खा रहे हैं, कोई गलत नहीं खा रहा है। जो प्रॉब्लम है, जैसे अब आप बता रहे हैं कि रेशमा जी को प्रॉब्लम है कि वो उनको जो है पीरियड्स के टाइम पे बहुत डिप्रेशन हो रहा है और ये प्रोलॉन्ग है। पहली बात तो ये जो साइन है 40+ के बाद हमारा पेरीमेनोपॉज पीरियड स्टार्ट हो जाता है। मतलब ऐसा नहीं होता, जब हमारी बॉडी में जो पीरियड्स स्टार्ट होने वाले होते हैं उस वक्त हमारी बॉडी में डिफरेंट चेंजेस आते हैं। यंग बच्ची जो होती है उसकी बॉडी में हार्मोनल चेंजेस होते हैं, ब्रेस्ट डेवलपमेंट हो रहे हैं या आपके जेनिटल ऑर्गन्स डेवलप हो रहे हैं। ऐसे जो हमारे हार्मोन्स का विड्रॉल हो रहा है तो भी हमारी बॉडी में चेंजेस होने शुरू होते हैं। तो वो चेंजेस आप देखेंगे जब हमारे एस्ट्रोजन हार्मोन ही कम होते हैं तो क्या होता है हमारी बॉडी में, इसका बैलेंस कैसे चलता है, हमारे बॉडी में एंड्रोजन्स होते हैं, मेल हार्मोन भी हमारी बॉडी में होता है। क्योंकि जैसे आपने देखा होगा जब मेनोपॉज होता है तो बहुत सारी लेडीज़ को आप देखेंगे फेशियल हेयर्स होने शुरू हो जाते हैं। बेसिकली क्या होता है, हमारा जो फीमेल हार्मोन्स है, एस्ट्रोजन है, प्रोजेस्टेरोन है, वो कम हो गए और मेल हार्मोन्स बढ़ने लग गए। उसकी वजह से बहुत सारी लेडीज़ को हिर्सुटिज्म कहते हैं, फेशियल हेयर्स आ जाते हैं। तो इस इम्बैलेंस को बैलेंस करने के लिए योगा करना बहुत ज़रूरी है। और जो लाइफस्टाइल का, अब मैं आपको बताती हूँ कि लाइफस्टाइल में हम क्या कर सकते हैं। तो लाइफस्टाइल डिजीजेस की जब हम बात करते हैं तो PCOD या मेनोपॉज जल्दी हो जाना, ये तो फीमेल्स का प्रॉब्लम है ही। इसके अलावा जो भी डायबिटीज़ हो रहे हैं, जो थायराइड के केसेस आ रहे हैं, जितने भी हमारे लिवर के इश्यूज आ रहे हैं, एसिडिटी सबसे कॉमन है, ये सब लाइफस्टाइल की वजह से हो रहा है। अब लाइफस्टाइल बेसिकली क्या होता है, लाइफस्टाइल मतलब हमें किस तरह का लाइफ रखना चाहिए। पहले के जो हमारे मदर फादर थे, आप सब लोग एक एज के लोग हैं, तो हमारे जो मदर फादर थे वो एक्सप्लेन नहीं कर सकते थे, पर वो हमेशा अर्ली इन द मॉर्निंग ही उठते थे और टाइम पे ही खाना खाते, टाइम पे सोते थे। वो इसको एक्सप्लेन नहीं कर सकते थे। तो ये जो हमारी रूल बुक है ना, ये आयुर्वेद के पास है, जिसको पूरी दुनिया जो कहती है ये हमें फॉलो करना चाहिए, ये रूल बुक है, ये आयुर्वेद के पास है। आयुर्वेद ही बताता है कि ये आपको करना चाहिए।
वो क्यों करना चाहिए? वो हम लोग क्या करते हैं, हम लोग जब हमारे जितने भी पूजा हम लोग करते हैं, पूजा पाठ करते हैं, रिचुअल्स करते हैं, उनके अंदर भी हमारा जो सेंट्रल फोकस होता है आइदर सन पे या मून पे। हमारे जितने फंक्शन होते हैं, चांद को जल देना है, सुबह सूर्य को जल देना है, तो हमें नेचर ये बताती है कि ये जो सन है, ये जो मून साइकिल है, ये अपने डिसिप्लिन में चल रहे हैं। लाइफस्टाइल डिजीज का मतलब है कि आप टाइम की रिस्पेक्ट नहीं कर रहे हैं, आप डिसिप्लिन्ड नहीं हैं। क्योंकि जब हम लोग सब लोग बात करते हैं कि डोंट वेस्ट योर टाइम, रिस्पेक्ट टाइम, बट रिस्पेक्ट टाइम को कैसे किया जाता है? डिसिप्लिन फॉलो करके, डिसिप्लिन फॉलो करके। तो वो डिसिप्लिन ऐसा नहीं है कि सिर्फ मुझे ऑफिस जाना है तो मुझे जल्दी उठ के जाना है, या बच्चे को स्कूल छोड़ना है, बच्चे का स्कूल है तो उठना है मुझे। डिसिप्लिन इज ऑल अबाउट कि मुझे किस टाइम पे क्या खाना है, किस टाइम पे मुझे उठना है, किस टाइम पे मुझे जागना है। अब इसको मैं आपको बताती हूँ कि हमें सुबह ही क्यों उठना चाहिए और हमें रात में जल्दी क्यों सोना चाहिए। अब हमने आजकल का लाइफस्टाइल क्या कर दिया है, हम रात में देर तक जागते हैं, सुबह हम चाह कर भी जल्दी नहीं उठते हैं। नहीं उठने से क्या होता है, जैसे अभी ये सर्दियाँ जा रही हैं, मगर आप देखेंगे कि जब सर्दियों का मौसम होता है तो उसमें हमें बहुत आसान होता है कि मैं अगर अंदर बैठी हूँ तो मुझे ठंड लग रही है, और जब मैं बाहर गई तो मुझे गर्मी लगने लगी कि बाहर धूप है। तो आप सोचो इतना डिफरेंस आप सर्दी के मौसम में देख पाते हो कि बाहर धूप में चलते हैं, वहाँ गर्मी लगेगी। तो सेम ऐसे ही होता है, जब हमारा सनराइज हो जाता है, मतलब जब मेरे पास पेशेंट्स आते हैं तो पेशेंट मोस्टली इन्हीं सब बीमारियों को लेके आते हैं मेरे पास, और अलोंग विद मेडिसिन मैं उनको सिर्फ कुछ नियम बोलती हूँ कि ये नियम आपने फॉलो करना है। उसमें एक सबसे बड़ा नियम ये होता है, नो डे स्लीपिंग, दिन में नहीं सोना। तो मेरे सारे पेशेंट का ये जवाब होता है, मैडम हम तो दिन में सोते ही नहीं है। अगर सनराइज 6 बजे हुआ और अगर आप 7 बजे उठे या आप 8 बजे उठे तो आप तो दिन में 2 घंटे सो लिए ना। तो क्या हुआ, बाहर सूरज है, आप सो रहे हैं, आपकी बॉडी में जो फ्रिज अवेयरनेस ही नहीं है कि हम वो 2 घंटे वो दिन में आ गए, तो आपकी बॉडी में जो फ्रिज इफेक्ट है, अब आप उसको समझ पाएंगे ना कि अंदर कमरे में ठंड लग रही है, बाहर धूप है, बाहर सूरज निकला हुआ है, आप सो रहे हैं। तो इसलिए ऐसे लोगों को हमेशा सिर में दर्द, हमेशा भारीपन, हार्मोन इम्बैलेंस होने ही होने। तो ये इसलिए आपको सुबह जल्दी उठना जरूरी है, ठीक है ना। हमारे आयुर्वेद में हम लोग मतलब अगर आप दिन में सोते हैं हमारी बॉडी में कफ बढ़ जाता है। आयुर्वेद में हमेशा वात पित्त कफ की बात करता है, वो भी मैं आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन करूंगी। तो जब आप दिन में सोते हैं, बाहर गर्मी है, आपकी बॉडी में ठंडा होके कफ का इफेक्ट बढ़ गया, राइट। और ऐसे जब आप रात में जागते हैं तो उस वक्त हमें ठंडा होना चाहिए, हमें सो जाना चाहिए, रिलैक्स करना चाहिए। हम जाग रहे हैं, हम एक्टिव है, हमारा पित्त, हमारी गर्मी बढ़ जाती है, ठीक है। तो इसलिए हमें टाइम पे उठना है, टाइम पे सोना है। दूसरी बात, जो हमारे पास पेशेंट्स आते हैं वो कहते हैं कि हमें मैडम भूख ही नहीं लग रही, या मोस्ट ऑफ द पेशेंट, सबका क्या होता है, उनका पेट का इश्यू होते हैं हमेशा। कभी लूज मोशन हो रहे हैं, कभी कॉन्स्टिपेशन हो रही है, पेट तो कभी टाइम पे साफ होता ही नहीं है किसी का भी। और अगर ये प्रॉब्लम है, क्योंकि हमारे आयुर्वेद में बताया जाता है सभी प्रकार के जो रोग हैं वो मंद अग्नि से होते हैं, मतलब हमारी जो डाइजेस्टिव फायर है वो स्लो हो गई है। और तो इसको जो मैं अपने पेशेंट को एक्सप्लेन करती हूँ वही मैं आप लोगों को थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देती हूँ कि क्या होता है कि हम लोग जो जैसे गांव में हम लोग पहले खाना बनाया करते थे चूल्हे में, तो हम उसमें ईंधन लगाते थे, फ्यूल। तो उसके लिए हम लोग चुन के लाते थे कि लकड़ियाँ छोटी लाओ, सूखी हुई लाओ, गीली लकड़ी मत लाओ, मोटी मत लाओ, उपले सूखे हुए हैं कि नहीं है। तो सेम यही होता है कि अगर लकड़ी गीली हो तो धुआं धुआं होगा, आग नहीं जलेगी। तो हमारे साथ एक अच्छी बात ये है कि हम जो फूड खाते हैं, हम आप लोग अपने छोटे बच्चों को पढ़ाते भी होंगे, तो हम जो फूड खाते हैं हमको ये पता है कि फूड हमें न्यूट्रिशन दे रहा है, हमें एनर्जी दे रहा है, हमारी बॉडी को बिल्डअप कर रहा है। मगर हमारा जो फूड होता है वो हमारा फ्यूल भी होता है, वो हमारा ईंधन होता है। इसीलिए आपको ये सोचना है कि सुबह अगर मैं जल्दी उठी तो
अगर मैं सनराइज के साथ उठ गई, तो जब आप सनराइज के साथ उठते हैं तो हमारा लिवर, हम जैसे चूल्हे में या गैस जलाने के लिए माचिस का, लाइटर का इस्तेमाल करते हैं, हमें उठने के बाद माचिस या तीली का इस्तेमाल नहीं करना पड़ता। हमारी बॉडी की ऑलरेडी आग उसमें होती है। पहले चूल्हे की आग लेके आ जाओ, आग नहीं है चूल्हे में, हमारी बॉडी में पहले से आग है। अगर अब आपने इसमें टाइम पे फ्यूल डाल दिया, सही फ्यूल, अगर आप उठ के बहुत सारा दही खा लिया आपने, बहुत सारा दूध पी लिया आपने, और आप उतना वर्कआउट नहीं कर रहे हैं, जैसे अब आप चूल्हे की आग को जलाने के लिए आपको हवा भी देनी है, ठीक है, फूंक भी मारनी है, आग भी देनी है। तो अगर आपको फ्यूल सही नहीं, अगर आपने बहुत सारा दही का आइटम खा लिया या दूध का आइटम खा लिया, तो आप उसको डाइजेस्ट कर नहीं पाओगे, तो आपकी आग बुझ जाएगी। इसीलिए बहुत सारे लोग जो सुबह ब्रेकफास्ट नहीं करते हैं वो मोस्टली बीमार रहते हैं। इसलिए, और जो ब्रेकफास्ट है ये भी नहीं कि मैं आराम से उठ के मैंने ब्रंच कर लिया, तो जो लोग ब्रंच करते हैं वो बीमार है। अगर आपको सही रहना है तो आपको ब्रेकफास्ट हर हालत में करना जरूरी है। सुबह उठते ही आप ब्रेकफास्ट कर लीजिए, आपकी वो लाइट इग्नाइट रहेगी और दिन भर वो आपका खाना पचाती रहेगी। खाना पचेगा, टाइम पे उठेंगे, टाइम पे सोएंगे, तो आपके मोशन ठीक हो जाएंगे। क्योंकि अब आपको ये पता है, जब मैं वात पित्त कफ की बात करती हूँ, तो हमारे आयुर्वेद में जो सिद्धांत है, जो प्रिंसिपल है, जो रूल है, हम लोग फॉलो करते हैं। हम लोग फॉलो करते हैं, जो कुछ संसार में होता है वही कुछ हमारे शरीर में होता है। ये प्रिंसिपल हमारे आयुर्वेद का है और हम इसी तरह से काम करते हैं। जैसे मैंने आपको बताया कि चूल्हे में जो आग जल रही है वो हमारी बॉडी में किस तरह कर रही है, मतलब ये इसी तरह से आप समझ सकते हो कि हमारे इंडिया में रुपीस चलता है, बाहर डॉलर चलता है, यूरो चलता है, मतलब आपका जो पैसा है, जो करेंसी है वो सेम है, मगर उसकी जो नाम है, स्वरूप है, वो बदल गया है उसके अकॉर्डिंग। तो सेम जो कुछ हमारी बॉडी में बाहर जो दुनिया में होता है, यथा पिंडे तथा ब्रह्मांडे, जो कुछ ब्रह्मांड में होता है वो हमारे पिंड शरीर में भी होता है। तो वायु, जब हम वात पित्त कफ की बात करते हैं तो वायु जो है हमें दिखती नहीं है। सेम हमारी बॉडी में जो कुछ भी हमारी बॉडी में हो रहा है, कहीं भी पेन हो रहा है, जो भी एक्शंस हम करते हैं वो सब वायु की वजह से हो रहा है, उसको हम देख नहीं सकते। और सबसे बड़ी बात, आप सब लोग सीनियर्स लोग हैं तो आपको पता है कि जब किसी की डेथ होती है तो बॉडी तो आपकी ही रह जाती है, कुछ उसमें से गायब हो जाता है। तो वो जो एनर्जी है जिसको आप देख नहीं सकते वो वायु है, जिसको आप जब प्राणायाम करते हैं, योगा करते हैं तो आप फील करते हैं, वो वायु है। और जब हम लोग ये कहते हैं कि किसी की मृत्यु हो गई, कोई डेथ हो गई, इसका शरीर ठंडा पड़ गया, यानी कि हमारे शरीर में कोई ऐसी चीज है जो हमारे शरीर को गर्म रखती है, वो पित्त है। हमारी बॉडी के सबके अलग अलग, कोई मोटा है, कोई पतला है, किसी को डाइजेशन का इशू है, वो सब कुछ कफ है। तो इस तरह से आयुर्वेद हमारा मोटा मोटा मैंने आपको कंसेप्ट समझाया कि किस तरह काम करता है, किस तरह हमारे कंसेप्ट चलते हैं। और इसीलिए उसमें लाइफस्टाइल में सबसे ज़्यादा यही है कि हमें टाइम पे सोना है, टाइम पे उठना है। क्यों उठना है, क्यों सोना है, वो इम्पोर्टेंट है। आप जब लेट सोते हैं, रात में बहुत देर तक सोते हैं तो आपको नींद नहीं आती है, और फिर हमारा वात कुपित हो जाता है, पित्त कुपित हो जाता है। दिन में सोते हैं, कफ कुपित हो जाता है। तो बहुत सारी चीज़ें हैं। खाने पीने में हमें क्या खाना चाहिए, हर सीजन में मतलब नेचर ने हमें दिया है कि गर्मी में आम आएंगे तो आप सर्दी में क्यों खा रहे हैं। नेचर ने आपको ये बना के दिया है कि मैं आपको दे रहा हूँ, फिर आप अपनी मर्जी से जब मर्जी मटर खा रहे हैं, जब मर्जी कुछ भी खा रहे हैं, तो फिर हु विल बी रिस्पॉन्सिबल फॉर योर हेल्थ। तो आहार का जो चयन आपको बहुत सोच समझ के करना पड़ेगा, क्योंकि वो आहार आपकी अग्नि पे काम करता है। तो आहार सीजनल होने चाहिए, सीजनल आहार आपको खाना चाहिए, सीजनली खाइए, जो भी खाइए सीजनल खाइए। तभी कहते हैं सीजनल फ्रूट्स खाइए, मगर टाइम पे खाइए। अगर आप ब्रेकफास्ट जो है 9 बजे की बात कर रहे हैं तो वो आपकी बॉडी में कहीं पे कुछ भी नहीं देगा, आपको कुछ भी नहीं देगा, आपकी बॉडी को वेस्ट हो जाएगा वो। जैसे हम लोग घर में जो है साफ सफाई करते हैं, ऊपर साफ सफाई कर दी, मगर किसी एक दिन आता है दिवाली वाला दिन जब हम डीप सफाई करते हैं, तो बेसिकली इसी तरह हमारी बॉडी में टॉक्सिन्स इकट्ठे होते जाते हैं
उन टॉक्सिन्स को समय समय पर निकालना ही पड़ता है। तो जब हम नहीं निकालते तो हम बीमार हो जाते हैं, इसकी वजह से भी बीमारी होती है। तो आयुर्वेद में इसके लिए पंचकर्मा थेरेपी कराई जाती है, जिसमें हम वॉमिटिंग इंड्यूस करते हैं, हम आपको लूज मोशन से इंड्यूस करते हैं मेडिसिन से, ताकि आपके सारे टॉक्सिन्स बाहर निकल जाएं। और उसी को वैसे तो हर साल एडवाइस किया जाता है कि अपनी बॉडी में से आप टॉक्सिन्स निकालिए, क्योंकि एक घर में गंदगी इकट्ठी हो जाती है, एक कहीं पे भी मतलब कपड़े गंदे हो जाते हैं, तो ये आपकी बॉडी तो है, आप विभिन्न प्रकार से खा रहे हैं, पी रहे हैं, तो कितने टॉक्सिन्स आपने इकट्ठे किए अपनी बॉडी में, अगर वो आप नहीं निकालोगे तो आप बीमार करेंगे ही करेंगे वो। तो उसको निकालने के लिए हमें उपवास बताया जाता है, इसलिए योगा में इसका बॉडी को डिटॉक्सिफाई करने का आसान मेथड बताया गया है, उपवास करना। उपवास के तरीके होते हैं, मतलब ऐसे जितना मर्जी जो भी मर्जी व्रत कर लिया ऐसे नहीं होता है, उपवास का तरीका होता है। उपवास को एज ए चिकित्सा लिया जाता है, और भगवान ने हमें, नेचर ने हमें, क्योंकि मैं आयुर्वेद की डॉक्टर हूँ, तो मैं आपको इसलिए, हमारा आयुर्वेद जो है अध्यात्म और ज्योतिष और सबको लेके चलता है, तो उपवास को एज ए चिकित्सा किया जाता है। तो हर एकादशी, जो हमारे एकादशी या पूर्णमासी या जो अमावस है, वो एक बहुत इंपॉर्टेंट तिथियां हैं जिनमें हमारे को कहा गया है कि आप व्रत रखिए, आपकी बॉडी को आप हर 15 दिन बाद रिलैक्सेशन दीजिए, ताकि जो भी एक्स्ट्रा है वो डाइजेस्ट हो जाए। चलिए, फिर भी आपने उपवास नहीं किया तो टॉक्सिन्स फिर भी इकट्ठे हो गए। उन्होंने फिर बोला कि योगा में क्या होता है, जब आप योग सिखाते हैं तो योगा में आपको कुंजल क्रिया होती है, पानी पी के, मैडम आपको सिखाएंगे ये भी आगे, जब जैसे जैसे आप आगे करेंगे, तो कुंजल क्रिया होती है, उसमें बैठ के पानी पी के सारा वॉमिट आउट करते हैं, हमारा जो एक्स्ट्रा पित्त होता है वो सारा बाहर चला जाता है, क्योंकि बॉडी में कुछ इकट्ठा तो हुआ है ना, उसको निकालना है। और इसी तरह हमारे पास शम प्रक्षालन क्रिया होती है, जो कि हम सीजन में ही करवाते हैं, जैसे नवरात्रे आएंगे उन सीजन में ही किया जाता है। ये हर बॉडी का टाइम होता है, क्योंकि जिस तरह सीजन चेंज होता है, गर्मी के बाद सर्दी आती है, तो बीच में वो चेंज, जो ट्रांजिशन का टाइम होता है, सबसे ज्यादा बीमार लोग उसमें होते हैं, सबको पता है। और ये ट्रांजिशन 4 बार होते हैं, हमारे पास 6 सीजन है, तो 4 बार में ट्रांजिशन दिखते हैं, उन ट्रांजिशन में ही में बचना होता है। तो नेचर ने हमें क्या बोला कि इनको समझ में नहीं आएगा, इनको व्रत रखो, इनको नवरात्रे दे दो, 1 हफ्ते 10 दिन ये व्रत करेंगे, तो लोग व्रत, मगर अब व्रत लोग अपने कन्वीनियंस से करने लग गए। तो ये सब जो चीजें हैं ना, ये लाइफस्टाइल का ही है, क्योंकि आयुर्वेद, अध्यात्म, ये सब चीजें जुड़ी हुई हैं, सारा ही साइंस हमारे वेदों से ही आया है, और जो हेल्थ बुक है वो हमारे आयुर्वेद के पास है। हर कोई, जो भी डॉक्टर्स भी आपको कहते हैं लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन कीजिए, मे भी उन्हें शायद आइडिया नहीं हो कि कितना बड़ा रोल ये प्ले करता है। तो आज मैंने आपको छोटे शब्दों में शायद समझा पाई मैं आप लोगों को कि ये कितना इम्पोर्टेंट है। फिर जब बीमारियां होती हैं तो हम उसको इसी तरह ठीक करते हैं, क्योंकि बहुत सारे लोग जब आते हैं आयुर्वेदिक फिजिशियन को इसलिए भी अवॉइड करते हैं कि वो हमें परहेज बता देंगे। परहेज करना जरूरी है, क्योंकि आपके टॉक्सिन्स कैसे रिमूव होंगे। फिर हम आपको पंचकर्मा थेरेपी बताते हैं कि आप ये पहले थेरेपी कराओ, जो टॉक्सिन्स रिमूव हो गए उनको कराओ, क्योंकि आप लोग जो है, एक चुन्नी को भी कलर कराना हो तो चुन्नी को भी वॉश करो, तभी तो कलर चढ़ेगा इसके ऊपर। तो बॉडी को आप क्लीन तो करो, उसके बाद आप आगे बात करो ना। दूसरा कलर चढ़ाने के लिए पहला उतारना होगा ना, हम करते ना डाई वाले के पास, अगर कोई और कलर चढ़ाना है तो पहले वाला कलर उसको काटना, बोलते ना, काटना पड़ता है, फिर उसके ऊपर दूसरा चढ़ेगा, है ना। तो मैम ऐसे ही जैसे कि इन बच्चों ने बहुत अच्छे क्वेश्चन किए, आपने बहुत अच्छे आंसर किया, मेरे ख्याल में समझ आया होगा सबको, बहुत ही सिंपल तरीके से समझाया आपने। अभी जैसे कि ज़्यादातर पीसीओडी देखने में आता है, जैसे नी पेन बहुत ज़्यादा, और बिफोर पीरियड पेन, जैसे उसमें आपने समझाया। माइग्रेन, हेडेक की प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा है। देखो, मैं तो एक योगा टीचर हूँ, नेचुरोपैथी चिकित्सक हूँ, चीज़ों को समझती हूँ। आप अपने हिसाब से, आयुर्वेदा के हिसाब से थोड़ा सा इसको थोड़ा एक्सप्लेन कीजिए, क्योंकि स्टूडेंट्स को बहुत जल्दी हेडेक हो रहा है, माइग्रेन हो रहा है, हेडेक भी। मेरी नज़र में तो मैं अलग तरह से देखती हूँ, मेरे लिए तो ये एक बीमारी नहीं है। आप थोड़ा सा इस विषय में कीजिएगा कि यहाँ जितने बैठे हैं योगीज हमारे, हेडेक को लेके, माइग्रेन को लेके, स्ट्रेस को लेके, वो बहुत ज़्यादा इसको फेस करते हैं। प्लीज़ थोड़ा इस पे बोलिए। देखिए, अभी माइग्रेन का इशू सबको बहुत ज़्यादा हो रहा है, सबको हेडेक हो रहा है,
और सबको स्ट्रेस है, सब लोग बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं, ओवर थिंकिंग कर रहे हैं, ठीक है। तो सबसे बड़ा जो कारण है माइग्रेन का वो ये होता है डे स्लीपिंग। अभी आपको डे स्लीपिंग में कोई कंफ्यूजन नहीं होगा ना। डे स्लीपिंग, अगर आप वो 1 घंटा 2 घंटा भी एक्स्ट्रा सो रहे हैं ना, और जिस दिन आप नहीं सोएंगे, अगर आप ये 1 हफ्ते भी फॉलो करेंगे, आपको सिर में दर्द नहीं होगा, क्योंकि वो जो कफ इकट्ठा हो गया ना, फ्रिज इफेक्ट हमारी बॉडी में। क्योंकि अगर आप उठ जाएंगे, या जैसे आपको लगता है मेरे गले में कुछ अटक रहा है, तो आप गर्म पानी पीते हैं, ये जो कफ अटक रहा है वो नीचे चला जाए। आप अगर दिन में सोना बंद कर देंगे तो आपका ये माइग्रेन का इशू बहुत हद तक सॉल्व हो जाएगा। बाकी अभी जो भी आपने पैथोलॉजी जो क्रिएट कर लिया आपके उसमें, कुछ मेडिसिन तो हम देंगे, मगर जैसे अब आप लोग सब यहाँ पे योगा के स्टूडेंट हैं मैडम के पास, तो और सब लोग ये बोल रहे हैं कि मैं अपने काम को बहुत अच्छे तरीके से कर पा रही हूँ, मैं खुश रहती हूँ। तो बेसिकली हमारे यहाँ तो योगा का मतलब ही है ना, योगा चित्त वृत्ति निरोधा, जो हम लोग हमारी जो चित्त की जो वृत्तियां हैं उसको रोक देता है, एक्स्ट्रा सोचने नहीं देता। योगा का काम ही यही है, योगा कर्मसु कौशलम। जो योग करता है वो अपने हर काम में कौशल हो जाता है, स्किल्ड हो जाता है, क्योंकि योगा जो होता है बेसिकली मन पे काम करता है, शरीर पे तो उसका सेकेंडरी काम है, ठीक है। और जब आप योगा करते हैं तो आप अपने मन को मजबूत करते हैं। आप सब लोग वेल एजुकेटेड लोग हैं, आपको पता होगा जब मन बीमार होता है ना, तब शरीर बीमार होता है। हम शरीर से नहीं थकते, मगर अगर हमारा मन थका होता है ना, हमें नींद नहीं आती या हमें ज़्यादा नींद आती है। तो ये जो मन है, इसकी वजह से हम लोग ज़्यादा सोचते हैं। अब ये मन कितना इम्पोर्टेंट है, मन और शरीर का कॉम्बिनेशन होने के लिए आप लोग योगा कर रहे हैं, ताकि हमारा मन और शरीर और ये आत्मा बीच में, ये हम आपस में तीनों एक बैलेंस अलाइन रहे हम लोग, तो तालमेल बना के रखें। अब आप देखिए, आपको ये पता है कि हम लोग ये अर्थ पे हैं, पृथ्वी पे हैं, तो हमारी अर्थ की एक ग्रेविटी होती है जो सबको खींचती है, हम लोग नीचे बैठे रहते हैं, आप कोई बॉल फेंकेंगे वो नीचे ही आने वाली है। इसी तरह जो है, जो मून है, जो चंद्रमा है, जो चांद है, उसकी भी ग्रेविटी होती है, ठीक है ना। मगर जो चंद्रमा है वो 15 डेज का चलता है उसका, आज दूज का चांद है और ये और सारा अमावस आता है, पूर्णमासी आती है। तो अब जो मून है, छोटे बच्चों को पढ़ाया जाता है, साइंस का है ये, कि जो मून की जो ग्रेविटी मतलब आकर्षण शक्ति, जो खींचने की शक्ति है, वो पृथ्वी से, वो अर्थ से 1/6 है। मगर जिस दिन पूर्णमासी होती है उस दिन तो वो फुल फोर्स में होता है, यानी उसकी 1/6 जो पावर है वो खींचता है। और उसका इफेक्ट आपको किस पे दिखता है? आपको समुद्र में टाइड, ओशियन टाइड्स आते हैं, अगर ओशियन में टाइड आ रहा है तो हमारे पर कितना इफेक्ट होगा। तो आप लोग, जो लोग टेंशन में होते हैं, जो ओवर थिंकिंग करते हैं, स्पेशली उस दिन ज़्यादा थिंकिंग करते हैं। इसीलिए हमारे लिए मून एंड सन साइकिल बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए उनको भगवान का दर्जा दिया गया है। और इसी तरह जितनी भी सेलेशियल बॉडीज हैं, जो बहुत सारे लोग कह देते हैं कि अरे हम नहीं मानते ग्रह को, नक्षत्र को, ये सब इतना इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, है ना। अगर आप बच्चे को स्कूल भेजना है तो स्कूल बस आपके स्टॉप पे आएगी, तभी तो आप बिठा के भेजोगे ना, दूर से थोड़ी ना भेज दोगे। तो जब हम कहते हैं कि ग्रहों की ये दिशा चल रही है, दशा चल रही है, तो वो ग्रह हमारे इतने नियर बाय होते हैं कि उनका इफेक्ट हमारे पर इतना होता है। एक पूर्णमासी के चांद का कितना इफेक्ट है, एक अमावस की रात का कितना इफेक्ट है। तो इसी तरह इन सब चीज़ों को समझना है, ये सब चीज़ें हमारी बॉडी पे इफेक्ट करती है, इसलिए। और इसको कंट्रोल कर सकते हैं आप केवल चांद और मून के साइकिल को फॉलो करके। लाइफस्टाइल किस तरह होना चाहिए और क्यों होना चाहिए, मैंने इसलिए आपको ब्लाइंडली कुछ भी नहीं बताया। अब आप मैम के स्टूडेंट हैं तो मुझे बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करना ही था, ताकि आपको ये पता रहे कि अच्छा मुझे करना क्यों है। हमारे पेरेंट्स नहीं एक्सप्लेन कर सकते थे, वो सुबह 4 बजे उठ के क्यों बैठ जाते हैं। अब आपको पता है कि हमें क्यों उठ के बैठना है या क्या करना है। हम लोगों को उठ के हमें ऊपर बाहर जाना है, वॉक पे जाना है, ताकि हमें वो सन रेज भी मिले, हमारा लिवर एक्टिव रहे, हमारी बोन्स एक्टिव रहे, हमें विटामिन डी की प्रॉब्लम ना हो। तो मतलब बातें तो बहुत सारी है, अगर मैं करने बैठूंगी तो बहुत सारी बातें हैं। नहीं, बहुत अच्छी बातें बताई आपने, बहुत बढ़िया। अभी मैं बताती हूँ, मेरे लास्ट वीक मुझे फ़ोन आया, पेशेंट ने फ़ोन किया, मतलब पेशेंट थी वो, उसको बहुत ज़्यादा पेन था, तो उसने वीडियोस देखी होंगी मेरी, तो उन्होंने कहा मैम मुझे कुछ बताइए, मैं उठ नहीं पा रही बेड से। तो ये छोटी सी बात है, मुझे समझने वाली कह रही मैं बेड से उठ नहीं पा रही हूँ।
तो उसने जो सिम्टम जो चीज़ें बताई तो मुझे लगा कि उसको एक्सट्रीम बैक पेन था और उसके साथ उसको शार्टिया की प्रॉब्लम थी, जिसकी वजह से वो उठ नहीं पा रही थी, बड़ी परेशान थी। अच्छा तो ठीक है, मैं कहा मैम या तो आप हमारे पास आ जाइए, है ना, तो फिर कुछ करते हैं, एक दो एक्सरसाइजेस बताई। और वो कह रही है, सुनिएगा, वो कह रही है कि मैं ठीक हो जाऊं तो मैं ये एक्सरसाइज करूंगी। मैंने अपनी एक वीडियो भेज दी कि आप ये वाला वर्कआउट कर लीजिए, आप बेड से उठने लायक हो जाएंगे, फिर मेरे पास आ जाइएगा। उन्होंने वीडियो तो देखी और उन्होंने बोला बेड पे करने का सारा, उन्होंने बोला मैं ठीक होंगी तो करूंगी, मैं ठीक होंगी तो करूंगी ये। मैंने कहा आप करोगी तो ठीक होगी। बताइए समझ में आई? उन्होंने फिर रिपीट किया, आप मैम नहीं समझ रही, मैं उठ नहीं पा रही हूँ, मैं समझ गई आपकी वीडियो, मैं उठ नहीं पा रही हूँ, मैं उठूंगी तो करूंगी। अरे मैं क्या मैडम मेरी तो बात समझिए, आप करोगी तो ठीक होंगी, सिंपल। आप ये करेंगी तो ठीक होंगी। उसमें सिंपल से योगासन से आप बेड पे लेटे भी कर सकते हो। अगर आप हिलने के लिए तैयार नहीं हो ना तो आप ठीक नहीं हो सकते, आप घर बैठे ठीक नहीं हो सकते, आप यहाँ पे मेरे पास आ जाओ तो भी आप ठीक नहीं हो सकते। इसके बावजूद उन्होंने वो मैम अच्छा ठीक है थोड़ा सा रियली कुछ किया तो रियली वो सेम डे शायद वो आ ही वहाँ पे। तो मैंने कहा अच्छा ठीक है, तो काफ़ी तकलीफ में थी, मैंने कहा ठीक है यू ट्रस्ट मी, आप ट्रस्ट करते हैं तो जरूर ठीक हो जाएंगे। तो कह रही अच्छा मुझे कराओगे क्या आप? मैं क्या मैंने जो वीडियो भेजी थी वही कराऊंगी। कहती वो तो योगा और एक्सरसाइज थी। मैं कही यस। कह रही उससे कैसे ठीक हो जाऊंगी मैं क्या मैं भेजूंगी आपको करके, आप इतने दूर से चल के आए हैं, ठीक है आप पहले ये करेंगे, उसके बाद हम पंचकर्मा का थोड़ा ट्रीटमेंट करेंगे, थोड़ा न्यूरोथेरेपी करेंगे, आप ठीक हो जाएगी। उनको योगा पे विश्वास नहीं था और उनको लगा ही नहीं कि उन एक्सरसाइज से वो ठीक हो जाएंगी। तो मैंने कहा अगर आप ये नहीं कर सकते तो मेरी तरफ से सॉरी, तो वापस चली गई और आज भी तकलीफ में है वो। बताइए, अगर वो कह रही थी मेरे को शरीर हिलाना नहीं है, ऐसे बैठे बैठे ठीक कर दो, ऐसी बैठी थी ऑफिस में, कह रही ऐसे ही करो, मैं हिलूंगी नहीं, एक्सरसाइज नहीं करूंगी कुछ भी। तो फिर इसमें तो आप भी इंजेक्शन ले सकते हैं, दवाई खा सकते हैं, और अगर आप चाहते हैं कि कोई साइड इफेक्ट नहीं हो और आप हमेशा के लिए ठीक होना चाहते हैं तो आपको ये करना होगा, आपको योगा करना होगा, आपको एक्सरसाइज करनी होगी, आपको खुद के लिए समय निकालना पड़ेगा, ठीक है ना। तो मैम आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत सुंदर तरीके से मैम ने आंसर दिए। आपको समझ आया होंगे आंसर, सेटिस्फाइड हुए होंगे, है ना। तो मैम के लिए एक जोरदार तालियां। थैंक यू मैम, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सो मच मुझे इनवाइट करने के लिए, अपने प्यारे स्टूडेंट से मिलवाने के लिए, इंटरेक्शन के लिए, थैंक यू सो मच। एक और मैम क्वेश्चन है, एक जैसे हम सुबह, आपने कहा कि जैसे सुबह उठ के फिर रात को ही सोना है। अब जैसे मैं अपना लूँ तो मैं 5 साढ़े 5 बजे सुबह उठ जाती हूँ, ठीक है। उसके बाद अपना हाउस होल्ड वर्क किया, यहाँ पर आए, सारा किया, तो उसके बाद जब 2 o'clock के करीब मैं बिल्कुल लेजी हो जाती हूँ, ऐसे लगता है कि अब बस मुझे अब लेटना ही है। तो उसमें क्या किया जाए? क्योंकि धीरे धीरे बॉडी लो हो जाती है, एनर्जी खत्म हो जाती है। मतलब आपका ये है कि सुबह उठते हो बड़ी एनर्जी के साथ, धीरे धीरे बॉडी मतलब लो होने लग जाती है, एनर्जी खत्म हो जाती बॉडी है, रेस्टलेस हो जाती है, तो फिर हमें होता है कि हम लेटे, अगर ना लेटेंगे तो फिर वही माइग्रेन की प्रॉब्लम एंड ऑल सारा। नहीं तो लेटने के बाद आपको नींद आती है? नहीं आती ना। हाँ तो लेटने के बाद आपको नींद नहीं है तो आपको लेटना अलाउड है। लाइक जो नैप आपने सुना होगा ना, आधे घंटे का रेस्ट हम कर सकते हैं। हमें सोना मीन्स जैसे आप 2 घंटे 4 घंटे सो गए, पहली बात तो फीमेल्स को नींद आती नहीं जल्दी, क्योंकि उनके दिमाग में बहुत सारी चीजें चलती हैं कि अच्छा अभी अगला क्या करना है, ये क्या करना है, वो क्या करना है। तो आपको नैप इसमें लेना ही है, बॉडी को रेस्ट तो देना पड़ेगा ना। मैं बॉडी को रेस्ट देने के लिए नहीं कह रही, मैं जो हम कहते हैं कि बच्चे जैसे स्कूल से आते हैं, बच्चे ज़्यादा बीमार हो जाते हैं, 2-2 घंटे 4-4 घंटे सो गए, उसका एक और आसान तरीका ये है कि आप सनसेट के बाद सो सकते हैं।
मैंने ये बोला है कि आपको दिन में नहीं सोना है, सनराइज सनसेट, सनसेट अगर आपको 5 बजे 6 बजे 7 बजे हो रहा है, उसके बाद आप एज अर्ली एज पॉसिबल सोइए ना। कौन कह रहा है आपको कि आप 11 बजे खाना खा के फिर 12 बजे सोइए, मत सोइए ना, आपकी बॉडी को रेस्ट मिलेगा, क्योंकि स्लीप तो चाहिए ना। आयुर्वेद का जो हमारा त्रय उपस्तंभ कहते हैं हम लोग, आहार निद्रा ब्रह्मचर्य, आहार प्रॉपर टाइम पे, निद्रा भी चाहिए। अगर आप टाइम पे सोएंगे 7-8 घंटे की नींद तो चाहिए ना आपको। तो सनसेट के बाद आप चाहे 7 बजे सो जाओ, कोई इशू नहीं। पहले गांव में जो लाइटें नहीं होती थी, आर्टिफिशियल लाइट्स नहीं होती थी, तब वो 7 बजे सो जाते थे। वो तो सारे बर्तन वर्तन छोड़े, खाना वाना छोड़ा, सो जाओ जी, सुबह उठ के खाएंगे जो रात का बनाया हुआ है। और जो रात का बनाया हुआ खाते थे वो प्रोबायोटिक्स होते थे। कोई बच्चा बीमार नहीं होता था, कोई बंदा बीमार नहीं होता था, क्योंकि उनको पता है सुबह नाश्ता करना बहुत जरूरी है। तो रात को बना के छोड़ो, सुबह खाओ। और इतनी बात हुई तो वेट कम करने के लिए मैं एक आपको टिप बताती हूँ, ठीक है ना। बहुत सारी बहुत जरूरी है। हाँ, नहीं, योगा वगैरह तो हमें करना ही है, क्योंकि हमारी बॉडी को योगा में बताया ना, मन पे ज्यादा काम करता है। जब आपका मन स्थिर हो जाएगा, फोकस्ड हो जाएगा, तब आप अपने सारे काम कर लेंगे। योगा से हमारी बॉडी में फ्लेक्सिबिलिटी आती है। ऐसे योगा से वेट लॉस में बोलो, वेट लॉस होता है नहीं होता है, वो आपकी गुड हैबिट से ही होगा। तो गुड हैबिट में फिर से सन साइकिल पे आ जाएंगे, सनराइज सनसेट। जैनी लोग सनसेट के बाद नहीं खाते, तो आपको भी अब आपने एक इंटरमिटेंट फास्टिंग सुनी होगी कि भैया आप दिन भर खा लो फिर शाम को मत खाओ। तो उसी के लिए मैं आपको बता रही हूँ कि अगर आपने ये दिन भर आप ना अपने लिए अलग से मील नहीं बना सकते हैं, तो जो कुछ भी आपने मील बनाया है घर में अपने बच्चों के लिए, उसको एक तो पोर्शन कंट्रोल कर ले कि इतना नहीं खाना, इतना खाना है। क्योंकि हम लोग उतने एक्टिव नहीं हैं जितने बच्चे एक्टिव होते हैं, तो हमें पोर्शन कंट्रोल करके खाइए, मगर खाइए तीनों टाइम। सुबह ब्रेकफास्ट करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, लंच करना भी ज़रूरी है, मगर डिनर आपको हैवी नहीं करना। हमारे यहाँ कल्चर है डिनर हम बहुत हैवी करते हैं, तो अगर हम डिनर हैवी करेंगे तो आप सुबह उठ ही नहीं पाएंगे, पहली बात, क्योंकि वो डाइजेस्ट नहीं होगा। उसके लिए आपको क्या करना है, अपनी जो ईटिंग विंडो है उसको 7-7:30 बजे बंद, जितनी जल्दी आप उसको बंद कर देंगे कि मेरा खाने का विंडो बंद, उसके सुबह उठते ही, मगर अगर आपने 7 बजे या 7:30 बजे अपनी ईटिंग विंडो बंद करी है तो आपको सुबह 7 बजे चालू करनी है। ये नहीं होना चाहिए कि मतलब 12 घंटे से ज्यादा अलाउड नहीं है, मैक्सिमम 12 घंटे, लोग 14 घंटे कर देते हैं जो इंटरमिटेंट फास्टिंग करते हैं या डाइटिशियन बताते हैं, तो ये थोड़ा सा नुकसान करता है हमारी बॉडी में। तो आप ये करने 7-7:30 तक आप अपना ईटिंग पैटर्न बंद करें, सुबह उठते ही अपना फास्ट को ब्रेक कर लें। जो आपने इवनिंग से लेके सुबह तक का फास्ट किया है, ब्रेकफास्ट करके आप उसका पहले फास्ट ओवर करें, एक अच्छा सा ब्रेक करें, फास्ट ब्रेकफास्ट करें, तो एज मच अर्ली पॉसिबल, तो एक अच्छा सा कोई जूस जो आपको लगे मेरी डाइजेशन को इम्प्रूव करेगा वो करें, और नाश्ता करें। क्योंकि अगर आपने नाश्ता 7 से 8 के बीच में नहीं किया, या 9 बजे से पहले हर हालत में अगर आप नाश्ता नहीं करते हैं, तो वो आपकी बॉडी में कूड़े का काम करेगा, वो आपकी बॉडी में कहीं नहीं लगा। मैम 8 बजे तो यहाँ क्लास पे होते हैं, तो योगा करने से पहले